मेल ग्लैंड बताना था। हाँ, चलिए। आवाज नहीं। कल आप लोगों को बताए थे एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट मेल पार्ट में कितने एसेसरी डक्ट होते हैं? 4। कौन कौन? रेटेड टेस्टिस और वास डिफरेंशिया। एक क्या बताए थे? एपिडेडमिस। और लास्ट में बताए थे वास डिफरेंशिया। ये 4 सहायक नलियां होती है। ठीक है। अब यहां से आगे तीसरा पॉइंट में आपको पढ़ना है मेल ग्लैंड्स। पौरुष ग्रंथियां। पौरुष ग्रंथियां का काम क्या है, कितने होते हैं, सबका नाम याद रखना है। हम ये बताए थे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां हुआ? सेमनीफेरस लॉब्यूल में। कहा? सेमनीफेरस। उसके बाद एपिडेडमिस में वो मैच्योर होता है और यहां से कनेक्ट क्या रहता है? वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया के थ्रू कहां जाएगा? यूरेथ्रा। उससे पहले कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, उस ग्रंथि को आपको याद रखना है और उसका काम क्या है ये भी याद रखना। तो वास डिफरेंस के थ्रू जब इसी यूरेथ्रा में स्पर्म गया तो सबसे पहला ग्रंथि मिलता है सेमाइनल विसाइकल। सेमाइनल विसाइकल को बोलते हैं शुक्राशय। ये टोटल होता कितना है? एक पेयर, एक जोड़ी। इसकी संख्या होती है एक जोड़ी। सेमाइनल विसाइकल का काम क्या है ये समझना। ये स्पर्म को म्यूकस प्रदान करता है। म्यूकस को कहते हैं श्लेष्मा। म्यूकस कहां कहां है याद है ना? याद है कि नहीं? म्यूकस कहां आया था? सलाइवा में, स्टमक में, ठीक है, और नोज में। ठीक है। चौथा कहां गया? आपके ग्लैंड्स में। कैसा ग्लैंड? मेल ग्लैंड। ये सिर्फ मेल ग्लैंड में पाए जाते हैं। इसका काम क्या है? म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ये चिपचिपा पदार्थ होता है जो स्पर्म के साथ मिल जाएगा। म्यूकस का काम है स्पर्म को डायरेक्शन देना। इसका फंक्शन याद रखिएगा, स्पर्म को डायरेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके बाद जैसे ही स्पर्म आगे बढ़ा तो एक ग्लैंड मिलता है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड हिंदी में सेम नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये भी यहाँ 1 पेयर होता है, एक जोड़ी। कितने जोड़ी? एक जोड़ी, एक पेयर। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? इसका काम है सिट्रिक एसिड स्पर्म को दे देना। ये सिट्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाएगा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनता कहां? प्रोस्टेट ग्लैंड में। और ये जो सिट्रिक एसिड है ये स्पर्म के साथ मिल जाता है। इसका काम है मोशन देना। स्पर्म को क्या देना? मोशन। डायरेक्शन कौन दे रहा है? म्यूकस। मोशन कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? सिट्रिक एसिड। स्पर्म को मोशन प्रदान कौन करता है? कौन सा आमी? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनाता कौन सा ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये मोशन, मोशन यानी कहने का अर्थ हुआ गति। ठीक है, आगे अब इसके बाद जैसे स्पर्म आगे की ओर जाता है तो एक ग्रंथि और मिलती है जिसे बोलते हैं बुलबोथरा ग्लैंड। बुलबोथरा ग्लैंड या इसी को बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड्स। कॉपर्स साइंटिस्ट का नाम था, कॉपर्स ग्लैंड्स। बुलबोथरा ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड का क्या काम है? ये स्पर्म को एनर्जी देता है। क्या देगा? एनर्जी। और एनर्जी में फ्रुक्टोज, इसका काम है फ्रुक्टोज बनाना। फ्रुक्टोज बनाने का काम कौन, किस ग्रंथि का? बुलबोथरा। फ्रुक्टोज क्या करता है? स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है। अरे जब तक एनर्जी नहीं रहेगा तब तक फंक्शन नहीं होगा, तो एनर्जी कौन देता है? फ्रक्टोज। अब यहां से समझो, ये जो है फ्रक्टोज का काम है एनर्जी देना। फ्रक्टोज कौन बना रहा है? बुलबोथरा ग्लैंड। कौन बनाया? बुलबोथरा ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या बनाया? सिट्रिक एसिड। इसका काम क्या है? मोशन देना। और शुक्राशय क्या बना रहा है? म्यूकस। इसका क्या काम है? डायरेक्शन देना। देखो यहां म्यूकस का फंक्शन डायरेक्शन देना, सिट्रिक एसिड का फंक्शन मोशन देना, और फ्रक्टोज का काम है एनर्जी देना। जब ये तीनों चीज स्पर्म में मिलता है तो आप बताइए स्पर्म बनाया कौन? सेमनीफेरस। कौन बनाया? सेमनीफेरस। इसके साथ सबसे पहले क्या कनेक्ट हुआ? म्यूकस। क्या कनेक्ट हुआ? म्यूकस। और म्यूकस के बाद सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के बाद फ्रक्टोज। क्या कनेक्ट हुआ? फ्रक्टोज। ये स्पर्म के साथ कनेक्ट हो गया, तो अब ये स्पर्म नहीं रहा, अब क्या रहा? सीमेन। क्या रहा? सीमेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीज। समझे? तो एक बार सीमेन, मतलब कहने का अर्थ हुआ एक बार सीमेन जब रिलीज होता है तो उसमें स्पर्म की संख्या लगभग 200 से 300 मिलियन होती है। कितना? 200 से 300 मिलियन। और फर्टिलाइजेशन करने के लिए मात्र एक स्पर्म की आवश्यकता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक स्पर्म। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं कि ये जो ग्लैंड का काम कितने हैं और ग्लैंड का नाम क्या है, कितने ग्लैंड पाए जाते हैं। तो पौरुष ग्रंथियां कितने होते हैं? 3। तीनों का नाम याद रखना। पहला शुक्राशय, दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा कॉपर्स ग्लैंड। शुक्राशय के काम क्या है? म्यूकस बनाना। म्यूकस क्या करता है? स्पर्म को डायरेक्शन देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है? सिट्रिक एसिड बनाना। इसका क्या काम है? मोशन देता है। और बुलबोथरा ग्लैंड का काम है फ्रक्टोज बनाना। इसका काम है एनर्जी देना। ये जब स्पर्म के साथ मिलता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? सीमेन। और सीमेन जो है ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या? बाहर। यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो इसको उतार। आपको बस ये याद रखना है, एक चीज नहीं भूलना है, कौन क्या बना रहा है, काम क्या है, तब क्वेश्चन बनने वाला है। क्या नहीं चला? फ्रक्टोज। हाँ, ये सब क्या कहलाया? सीमेन। सीमेन बीज। स्पर्म अलग चीज है, सीमेन अलग चीज है। ठीक है, और बड़ा करे।
नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, पूछोगे तो क्लियर करेंगे, ऐसे समझेंगे कि समझ में आ रहा सबको। हो गया यहां तक? क्या? थर्ड में बलबोथरा ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, इसका काम है फ्रक्टोज बनाना। फ्रक्टोज यानी स्पर्म को एनर्जी देता है, स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है। तब याद कर जाना अभी तुरंत, तुम लोग को देंगे तो कोई फायदा नहीं है। हो गया? कल आंधी तूफान बहुत नुकसान पहुंचा है ना, ये अचानक आ गई। बिजली रात में थी कि नहीं? नहीं। हो गया? चलिए एक बार समझाते हैं। यहां तक हो गया? चलिए क्या बता रहे थे? टेस्टिस कितने होते हैं? एक पेयर। एक पेयर टेस्टिस, इसका क्या काम है? स्पर्म बनाना। क्या काम है? स्पर्म बनाना। एक पेयर टेस्टिस है, ये जाके आपको गॉल ब्लैडर से कनेक्ट हो जाता है। इस स्पर्म में कितने ग्रंथियां पाई जाती है? 3। कितने?
तीन। पहला जो है क्या बनाया, म्यूकस, दूसरा क्या दिया, सिट्रिक अम्ल, और तीसरा क्या दिया, फ्रक्टोज। क्या दिया, फ्रक्टोज। ये जब स्पर्म के साथ मिलता है तो इस यूरेथ्रा से क्या रिलीज होगा, यूरेथ्रा यानी सीमेन। क्या होगा, सीमेन। चलो अब यहां से देखो, सीमाइनल वेसिकल शुक्राशय क्या बनाता है, म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है, डायरेक्शन देना। किसको डायरेक्शन देना, स्पर्म को। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या बना रहा है, सिट्रिक। ये क्या देता है, किसको, स्पर्म को। बलवथरा ग्लैंड क्या बनाता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज स्पर्म को क्या देता है, एनर्जी। और ये जब तीनों स्पर्म के साथ मिलता है तो क्या कहलाएगा, सीमेन। क्या कहलाएगा, सीमेन यानी बीज। तो लिखिएगा इसके बाद पॉइंट देकर के लिखिएगा, एक बार निकले हुए बीज में शुक्राणु की संख्या, एक बार निकले हुए बीज में सीमेन, एक बार निकले हुए बीज में शुक्राणुओं की संख्या 200 से 300 मिलियन एक बार निकले हुए बीज में शुक्राणुओं की संख्या कितना होता है, 200 से 300 मिलियन होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए मात्र एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है। चलो नेक्स्ट, ये जो शुक्राणु बना रहा है कौन सा हार्मोन बनाता है, कौन बताएगा। शुक्राणु बनाने में कौन सा हार्मोन का काम है, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। याद है सबको, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तीसरा, पानी पी लो, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। तीसरा काम क्या है कि प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गन मतलब कि प्राथमिक अंग क्या होता है, मेल गैमेट का या मेल रिप्रोडक्टिव यानी नर प्रजनन का प्राथमिक अंग क्या कहलाता है, क्या होगा, नहीं समझे। नर प्रजनन का, को याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। नर प्रजनन का प्राथमिक अंग किसे बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव का प्राइमरी ऑर्गन किसे बोला जाता है, याद रखिएगा, टेस्टिस को। किसको, टेस्टिस को। ये प्राइमरी ऑर्गन, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब ये तीनों याद रखिएगा। शुक्राणु की संख्या कितना, 200 से 300। कौन सा हार्मोन शुक्राणु बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। और नर प्रजनन का प्राथमिक अंग क्या कराता है, टेस्टिस। ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए। आप लिखिएगा आगे, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तू शर्मा रहा है, कैसे तू पूछेगा यार, बोलो क्या कहेंगे, हाँ 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 हाँ। अरे यार, ये बनता है टेस्टिस में, यूरिन बनता है किडनी में। ये कॉमन वास्ता ब्लैडर है, ठीक है। आप देखो, हम बताए थे खाना का कॉमन पॉइंट क्या है, फेरिंग्स, है ना। अब खाना फेफड़ा में काहे नहीं जाता, होता है ना, फेफड़ा में क्यों नहीं जाता। अरे भाई, यूरिन का फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है, किडनी। किडनी कहाँ है,
कॉमन रास्ता है, इसका मतलब नहीं कि दोनों एक साथ रिलीज हो जाए। कैसे रिलीज होगा बताओ, तुम दिमाग लगाओ। 18+ हो गया ना, है? अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर से मिलने की जरूरत है नहीं। ऐसा अगर होता है तो डॉक्टर से मिलने की बहुत बहुत जानते हो डिफिकल्ट केस है, और ये सब अगुआ का पता ना होना चाहिए। चलो आगे देखो, क्वेश्चन आप पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, उठपटांग नहीं पूछना चाहिए। चलो आगे है, समझ में ना आएगा फिगर क्या बताएं। चलो यहां देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा प्रजनन तंत्र मादा प्रजनन तंत्र। चलिए यहां देखिए, यहां समझिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में का प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है। देखिए यहां पे अगर नर का प्राइमरी ऑर्गन पूछा जाए तो टेस्टिस हो जाएगा। फीमेल का प्राइमरी ऑर्गन ओवरी, अंडाशय। ये पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा प्रजनन तंत्र का प्राथमिक अंग अंडाशय होता है, ओवरी। मादा प्रजनन तंत्र का प्राथमिक अंग लिख लो, मादा प्रजनन तंत्र का प्राथमिक अंग अंडाशय होता है। मादा प्रजनन तंत्र का प्राथमिक अंग, मादा प्रजनन तंत्र का प्राथमिक अंग को क्या बोलते हैं? अंडाशय। ये जो ओवरी है, अंडाशय, टोटल कितने होते हैं? एक पेयर, टोटल एक पेयर, टोटल एक। यानी इसकी संख्या कितनी होती है? 2। ये जो फीमेल में बनता है, ये प्यूबर्टी एज कहने का अर्थ हुआ एज अगर बताया जाए तो 12 से 14, ठीक है। फर्स्ट मेंसेंस आता है, फर्स्ट मेंसेंस कहने का अर्थ हुआ जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहली बार इसका फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं मेनार्की। ये अचानक गला में खराश क्यों आ रहा है? लगता क्यों है? नहीं, पहले गला में हल्का चुभ रहा है, फिर खराश आ जा रहा है। इन्फेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। डस्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा डस्ट, मतलब इतना पटकेगा तो नहीं उड़ेगा जी, धीरे धीरे। चलो यहां देखो, एज यानी जब ये ओवा का फॉर्मेशन होता है, मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 12 से 14। ये जो उस समय स्थिति कहलाता है फर्स्ट मेंसेस, पहला मासिक चक्र धर्म, जिसे हम बोलते हैं मेनार्की। क्या बोलेंगे? मेनार्की, रजो दर्शन, हिंदी में बोला जाता है रजो दर्शन। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या लास्ट मेंसेस 45 से 50 साल के एज में आता है। लिखवाया था ना 45 से, इसे बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज, मेनोपॉज, पॉज मतलब क्या होना? बंद होना, नहीं समझे? पॉज मतलब बंद होना, इसका मेंसेस बंद हो जाना, जिसे बोलते हैं रजनोवृत्ति। हिंदी में क्या बोलेंगे? रजनोवृत्ति। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, जब फर्स्ट मेंसेस आता है उसे हम मेनार्की बोलते हैं, रजो दर्शन, और लास्ट मेंसेस आता है उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं, रजनोवृत्ति, ठीक है।
फर्स्ट जो मेंसेस आता है उस समय एज होना चाहिए 12 से 14। लास्ट जो मेंसेस होता है 45 से 50। किन्हीं महिलाओं का 55 भी जा सकता है, वो रेयर केस बनता है, लेकिन इंडिया में लगभग इतना ही है, 45 से 50 तक। चलिए इसको लिख लीजिएगा। ओवरी की संख्या कितना होता है? एक पेयर। क्या हुआ, कुछ पूछना है? हाँ, लिखो जल्दी, इसको आज खत्म कर देना। चलिए यहां देखिए, प्राइमरी ऑर्गन क्या कहलाया? ओवरी। फीमेल का प्राइमरी ऑर्गन ओवरी, अंडाशय। ओवरी कितना पेयर? एक पेयर। एज यानी कहने का अर्थ तो महिलाओं में फर्स्ट जब मेंसेस आता है, मेंसेस कहने का अर्थ हुआ फर्स्ट जब ओवा का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मासिक चक्र धर्म स्टार्ट होता है, उस समय एज लगभग कितना होना चाहिए? 12 से। और उस स्थिति में उस स्टेज को बोलते हैं मिनार्की। क्या बोलेंगे? मिनार्की, जिसे रजो दर्शन बोला जाता है हिंदी में। और लास्ट मेंसेस जब आता है, मेंसेस MENSES, लास्ट मेंसेस जब आता है 45-50, उसे बोलते हैं मेनोपॉज रजनोवृत्ति। मेनोपॉज रजनोवृत्ति, याद हो गया? फर्स्ट मेंसेस कहने का अर्थ हुआ पहला, इसे हम क्या बोलेंगे? और लास्ट मेनोपॉज रजनोवृत्ति। दोनों याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों। साइंस पढ़ रहे होंगे तो इंग्लिश से इग्नोर मत करना, नुकसान आप ही लोग का होगा। हिंदी को इग्नोर कर दोगे तो चल जाएगा काम, ठीक है? क्योंकि पेपर में इंग्लिश से भी लिख देता है हिंदी में, तो हिंदी को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश का कभी मत करना, नुकसान आपका होगा। ऐसे देख लो, जो समझ में आता है उसको याद करना। अब इसके बाद समझना कि ये जो ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, ओवा कहां हो रहा? ओवरी में। अंडाशय में अंडाणु की निर्माण होता है। जब अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है तो हम उसे बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्राफिन फॉलिकल। ये ग्राफिन फॉलिकल ये मैच्योर ओवा रहता है, आप विकसित होती है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर। जब ग्राफिन फॉलिकल फर्टिलाइजेशन होने की स्थिति में रहता है तब उसको हम ओवा बोलते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि दो हार्मोन आपको बताए थे, फीमेल हार्मोन कितने होते हैं? दो बताए थे, याद कीजिए। पहला हम क्या बताए थे? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और दूसरा बताए थे प्रोजेस्टेरॉन। ये जो दो हार्मोन है, ये तो फीमेल हार्मोन है, दोनों फीमेल हार्मोन है, ठीक है? ये तो लिखा हुआ है फीमेल हार्मोन, लेकिन ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, ठीक है? थोड़ा समझना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक चक्र धर्म होता है, वो 28 दिन का होता है। तो जब पहला फेज स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 से 5 दिन का, उस स्थिति में ये दोनों हार्मोन लो रहेगा, बहुत लो। और ये हार्मोन लो होने के कारण थोड़ा यहां समझना, जब दो चीज स्थिति होती है, ये आपका क्या है? इसको आज बना लेना सही से तो आप लोग,
आज इसको डिटेल कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या है, ओवरी। ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, ये इसे बोलते हैं जो इससे कनेक्ट रहता है, इसे बोलते हैं फिमरे। फिमरे, फिमरे। ठीक है, यहां वाला पार्ट को बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। ये पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब कहलाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे, यहां लिख देते हैं फैलोपियन ट्यूब, जिसे बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोला जाता है, ओविडक्ट। इस फैलोपियन ट्यूब का भी पार्ट होता है। अब कौन कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट उधर ले या इधर ले, बात बराबर है। ये वाला पार्ट होता है इनफैंडिबुलम। इनफैंडिबुलम, ये वाला पार्ट को बोलते हैं स्टमस। स्टमस, और ये वाला पार्ट होता है एम्पुला। क्या होगा, एम्पुला। और ये वाला पार्ट को बोलते हैं फंडस। क्या बोलेंगे, फंडस। ठीक, इधर वही स्थिति, फंडस। अब समझो, ओवा बना कहां, फैलोपियन। ओवा कहां बना, ओवरी में। ये जो ओवा ओवरी बनता है, इसको बोलते हैं ग्रैफिन फॉलिकल। क्या बोलेंगे, ग्रैफिन फॉलिकल। 1 से 5वां दिन जब ये ओवा का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम ग्रैफिन फॉलिकल बोले जाते हैं। कह सकते हैं अंडाणु। अंडाणु जब अविकसित रहता है, उसका नाम क्या रहता है, ग्रैफिन फॉलिकल। जब अंडाणु विकसित हो जाता है, तब उसका नाम पड़ता है ओवा, अंडाणु। तब उसका नाम दें क्या, अंडाणु। ये 1 महीना में एक रिलीज होता है अंडा, एक ओवरी से। अगर इस मंथ ये यहां से रिलीज होगा, तो नेक्स्ट मंथ इस ओवरी से रिलीज होगा। ठीक है, और ये ओवा जब रिलीज हो गया, तब ये डेवलप हो जाता है, और डेवलप होने के बाद ये ग्रैफिन फॉलिकल किसमें बदल जाता है, ओवम में। किसमें बदल जाएगा, ओवम में। अब यहां से स्पर्म आया, स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, एम्पुला में। किसमें, एम्पुला में। तो पहले याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में, एम्पुला में। किस भाग में, एम्पुला में। याद रहेगा, ठीक है। अब ये जब जरूरी नहीं कि स्पर्म नहीं आया, तो यहां पर क्या होता है, ये जो हार्मोन सेक्रेट होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन, ये सब हार्मोन का नाम सुने होंगे। तो ये जो सेक्रेट होता है, तो यहां एक लेयर बनी रहती है, इसे हम बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलेंगे इसको, यूट्रस। ये होता है यूट्रस पार्ट। ये होता है सर्विक्स पार्ट। ठीक है, सर्विक्स। ये यूट्रस जो होता है, जिसे हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलेंगे, गर्भाशय। इस यूट्रस में 3 दीवारें होती है, 3 लाइन होता है। इस तीनों लाइन को समझना। एक होता है इस तरह से, और एक ये, और एक ये। ठीक है, इससे ये जो बाहर वाला, सबसे बाहर वाला लेयर होती है, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। यूट्रस की सबसे बाहरी वाली दीवार को क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। जो बीच वाला दीवार है ये, इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। और जो अंदर वाला दीवार है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। समझ जाओ, नहीं समझ में आएगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या बता रहे। एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है जब स्पर्म ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब। ये एंडोमेट्रियम हर मंथ का फॉर्मेशन होता है, हर मंथ में ये लेयर बनती है, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं ब्लड टिश्यू। क्या पाए जाते हैं, ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू यूट्रस के किस भाग में पाया जाता है, आपको बताना है, एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम में ही
इम्प्लांटेशन की पोजीशन होती है। इम्प्लांटेशन मतलब प्रत्यारोपण। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? एम्पुला में। और इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? यूट्रस में। कहाँ होगा? यूट्रस। यूट्रस की किस दीवार में? एंडोमेट्रियम। यूट्रस की किन दीवार है? तो होगा कहाँ? एंडोमेट्रियम। समझ में आ रही है? ठीक है। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम जो होता है ये 16वां दिन से 28वां दिन, 16वां दिन से 28वां दिन इसमें स्वेलिंग आने लगती है। क्या आने लगता है? स्वेलिंग, सूजन। और ये धीरे धीरे स्वेलिंग आ करके 27 से 28वां दिन तक फट जाता है। क्या हो जाता है? फट, ब्लास्ट। और ये फटने के बाद 28 से 28वां दिन ही स्टार्ट हो जाती है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्रधन। तो स्टार्ट होता है फिर 28वां दिन स्टार्ट हो गया, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फिर नेक्स्ट पहला दिन से स्टार्ट हो जाता है। अब फिर 1 से 5 जो स्टार्ट होता है उस स्थिति में यह हार्मोन फिर लो हो जाएगी। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन डेवलप कब होता है? प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल पर कब पहुंचता है? जब ओवा स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएगा। ओवा स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ हुआ निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। और इस यूट्रस से एक हार्मोन रिलीज होती है जिसे बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन का काम है आपको पेन को रिलीफ देना, यानी दर्द को कम करना। जब डिलीवरी होता है तो 2 हार्मोन बहुत काम देता है, एक बताए थे ऑक्सीटोसिन, और दूसरा आपका यूट्रस से एक हार्मोन रिलीज होती है वह रिलैक्सिन। याद रहेगा? रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये जो एंडोमेट्रियम से रिलीज होता है और वह पेन, लीवर यानी डिलीवरी पेन को क्या करता है? कम करता है। मां बनना इतना आसान थोड़ी है, दर्द बहुत ज्यादा होती है। बताए थे कितने हड्डी टूटने के बराबर? 200 हड्डी। एक हड्डी टूटेगा तो माए बाप नहीं, 200 हड्डी बहुत होता है। तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं कभी, जो मां बनी है वो भी समझ सकते हैं, आप लोग वो भी अभी समझ में नहीं आएगा, जो माताएं बनी है उसी को समझ में आएगा। चलिए यहां देखो, तो यहां से क्या क्या बताएं, देखो समझना, समझ में आया जी कि ना? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन क्या बताया? ओवरी। ठीक है, चलो यहां से तो हो गया। अब ये पिक्चर तो बनेगा ही नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? नहीं? चलिए लिखिएगा, लिखवाते हैं जैसे से। फीमेल हार्मोन का नाम बताओ। देखो फीमेल हार्मोन 2 होते हैं, यहां पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ऐसे ही गूगल पर भी मिल जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा नहीं मिलेगा, मेरा अच्छा है ना? ड्राइंग में 10 से ज्यादा नंबर आया ही नहीं 50 में। कहता कहाँ बना देता है तुम जी। चलो यहां समझना, यूट्रस यहां से यहां तक क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब का कितने पार्ट? देखो यहाँ पर कितने पार्ट बताए फैलोपियन ट्यूब का? 1 2 3। इनफैंडुबुलम, इस्थमस, एम्पुला। कितने पार्ट? 3 पार्ट। नीचे करें, ना समझ में आ रहा है तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, तो लिखवा देते हैं तब क्लियर हो जाएगा शायद। ठीक है, अब ये हर चीज थोड़ी लिखवाना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, लिखिएगा पहला पॉइंट, आप विकसित ओवा को पॉइंट देकर लिखो या जगह छोड़ के लिखो, उससे क्या दिक्कत है? आप विकसित ओवा को, ओवा मतलब क्या होता है? अंडाणु। आप विकसित ओवा को ग्रैफिन फॉलिकल कहा जाता है।
अविकसित ओवा को ग्राफिन फॉलिकल कहा जाता है। देखो यहां पे लिखा हुआ ग्राफिन फॉलिकल। अविकसित ओवा को ग्राफिन फॉलिकल कहा जाता है। अविकसित ओवा को ग्राफिन फॉलिकल कहा जाता है। ये ग्राफिन फॉलिकल जब विकसित हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? ओवम, अंडाणु। क्या कहलाएगा? अंडाणु। तो लिख लीजिएगा, विकसित ग्राफिन फॉलिकल को, विकसित ग्राफिन फॉलिकल को विकसित ग्राफिन फॉलिकल को ओवम अंडाणु डिम्ब, ओवम को डिम्ब भी बोलेंगे, अंडाणु भी बोलेंगे, ओवम कहते हैं। विकसित ग्राफिन फॉलिकल को ओवम ऑब्लिक ओवा दोनों बोल सकते हैं, या ओवम बोल दीजिए या ओवा बोल दीजिए। विकसित ग्राफिन फॉलिकल को ओवम या ओवा कहा जाता है, डिम्ब या अंडाणु, डिम्ब या अंडाणु। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन, अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन, अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट यहां पर बताएं? इनफैंडुबुलर, स्टमस, तो लिख लो कि 3 पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और उसके बाद तीनों का नाम लिखना। ये पिक्चर मत बनाओ। 3 पार्ट्स ऑफ, यानी फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। नाम हिंदी भी सेम लिखना है। इनफैंडिबुलम, पहला में इनफैंडिबुलम, इनफैंडिबुलम, दूसरा में इस्थमस, इस्थमस, तीसरा में एम्पुला, एम्पुला, एम्पुला। एक पार्ट फेमरे भी कहलाता है, लेकिन फेमरे जो है इसको ओवरी को कलेक्ट करते, ओवरी को पकड़ने का काम करता है एज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फेमरे। ये आप जब पिक्चर बनाइएगा तब लिखिएगा, अभी नहीं। चलिए यहां तक हो गया। अब आगे लिखिएगा, संलयन का प्रोसेस हो गया, लिखिएगा गर्भाशय के, नेक्स्ट पॉइंट, गर्भाशय को क्या बोलेंगे? यूट्रस। गर्भाशय के, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, मतलब एक्टिव रहो, ठीक है? तुम लोग बतियाते भी हो और फिर बोलते कोची काची कोची काची, भेज देंगे केला, ठीक है? देखो यहां पर गर्भाशय के, गर्भाशय के इंडोमेट्रियम, देखो यहां पे लिखा हुआ है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, इंग्लिश में लिखना है इंडोमेट्रियम लाइन। गर्भाशय के इंडोमेट्रियम लाइन
एंडोमेट्रियम लाइन में जायगोट का प्रत्यारोपण होता है। जायगोट को हिंदी में क्या बताए थे? युग्मनज। युग्मनज का प्रत्यारोपण होता है। गर्भाशय के एंडोमेट्रियम दीवारें या लाइन में युग्मनज का प्रत्यारोपण होता है। जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इस वर्ड को लिख लेना, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट वर्ड कहां से आया? जब इम्प्लांटेशन हुआ किसका? जायगोट का। कहां इम्प्लांटेशन हुआ? एंडोमेट्रियम दीवार में। तब इस फेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। एक एक टर्म इसे याद रखना। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? जब गर्भाशय के एंडोमेट्रियम परत में किसका प्रत्यारोपण हुआ? जायगोट का। तो उस फेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। चलो यहां हो गया। अब लिखिएगा यूट्रस। गर्भाशय के 3 परत होते हैं। गर्भाशय के 3 परत होते हैं। थ्री लाइन्स ऑफ यूट्रस। गर्भाशय के 3 परत होते हैं। पहला आपको बताएं, सबसे बाहरी परत को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये बाहरी परत होता है, आउटर पार्ट ऑफ यूट्रस। गर्भाशय के, अरे लिखो ना जी, तुम बाद में मोबाइल देखते रहना, सामने बैठ जाता है, हरकतें अजीब करता है। दूसरा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होता है गर्भाशय के बीच वाला भाग होता है, मिडिल पार्ट ऑफ यूट्रस। मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम गर्भाशय के तीसरा परत जो सबसे अंदर होता है, इनर पार्ट, जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये इनर गर्भाशय के सबसे आंतरिक लेयर होती है, सबसे अंदर वाला भाग। इसमें ब्लड टिश्यू कनेक्ट होता है। इसमें ब्लड टिश्यू पाए जाते हैं, रक्त के ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड टिश्यू पाए जाते हैं। अब बताइए इम्प्लांटेशन यूट्रस के कौन सा लेयर में? कौन सा लेयर? पेरीमीटर, मायोमेट्रियम या इंडो? इंडो। इसमें इंडो। इंडोमेट्रियम जो है, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये इंडोमेट्रियम की लाइनें, इसमें ब्लड टिश्यू पाए जाते हैं। ये 26 से 28वां दिन के बीच में ये ब्लास्ट कर जाता है। स्वेलिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है 16वां दिन से। 16वां दिन से स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है, और ये धीरे धीरे इतना स्वेलिंग होने के बाद ये ब्लास्ट कर जाता है, और ब्लीडिंग के फॉर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं मासिक चक्र। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब ये पिक्चर को समझो, क्या बताए। दोबारा बना दें? चलो दोबारा, अब आप लोग खुद बताइएगा। बनता ही नहीं हमसे।
ऐसे है ना जी, ठीक है, समझना। आप बताइए इसको क्या बोले? ओवरी। ओवरी में क्या बना? अभी भी ओवा। पहले पढ़ा रहे हैं, ग्राफिन फॉलिकल क्या बना? अरे नहीं पढ़ा हुआ तो हम ओवा बता रहे थे, जब हम नहीं पढ़ाए थे तो क्या बता सकते? ओवा। अब तो आपको पढ़ा दिए हैं, अब क्या बताइएगा? ग्राफिन फॉलिकल। ये ग्राफिन फॉलिकल जैसे रिलीज हुआ, विकसित हो जाता है, तब ये ओवा कहलाता है। ठीक है, चलो यहां से हटा दो। आप समझो, ये जो इसको पकड़ा रहता है इसे बोलते हैं फेमरे। आप एक एक नाम याद रखिएगा। फेमरे के बाहर वाला लेयर यहाँ की, इसको क्या बोलते हैं? बोलिए। इनफैंडिबुलम। क्या बोलेंगे? इनफैंडिबुलम। इनफैंडिबुलम। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को इस्थमस। इस्थमस। और ये वाला पार्ट एम्पुला। यही आपको याद रखना है, एम्पुला को याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से आता है। और इसको बोलते हैं फंडस। इसको बोलते हैं फंडस। ठीक है, बाकी इधर सेम चीज। ये जो लेयर होती है, सबसे आंतरिक लेयर, फिर बीच वाला लेयर, और सबसे बाहरी लेयर। सबसे आंतरिक लेयर को बोलते हैं इंडो मेट्रियम। सबसे बीच वाला लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और सबसे बाहरी वाले लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। ठीक है, चलो ये तीनों मिलाकर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला जाता है? यूट्रस, गर्भाशय। गर्भाशय। चलिए इसको इतना बनाए तो फिर और ज्यादा खिचड़ी हो जाएगा। क्या हाल सर जी? बहुत बदमाश है तू, अंदर से बहुत बदमाश हो। तो तुम उसका पिक्चर का देख रहे हो? हो गया?
क्या बनाते हैं जी? कुछ भी बना। हाँ, हम सोचे मेरा ही गंदा है। चलिए अब यह समझना, अब नहीं होगा जी। हो गया, लिख लो आराम से। चलिए उतारते रहिए, अब तो टाइम ले लेते हैं आप लोग आराम। हुआ मियाँ लोग हैं? नहीं हुआ जी, अभी लिख ही रही हो। कहाँ हो बताओ, कौन सा लिख रही हो? चलो यहाँ देखना, अब यहाँ क्या बता रहे हैं उसको समझना, और देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है। सबसे पहला क्या बताएं, फैलोपियन ट्यूब के एम्फुला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्फुला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन। अब ये निषेचन किसका होगा? ओवा का और स्पर्म का। ओवा का स्पर्म का, ये बनाएगा क्या? जायगोट। आपको ये बताना है ओवा किस प्रकार का सेल है। ओवा सेल है कि नहीं है? है। स्पर्म सेल है कि है नहीं है? है। ओवा किस प्रकार का सेल है और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? अब नहीं बता पा रहे हो? इतना आसान कर दिए हैं। इसमें इसे हम बोलते हैं हेप्लॉइड। क्या बोलेंगे? हेप्लॉइड। हेप्लॉइड मतलब क्या? एक गुणी नहीं, इसे बोलेंगे हेप्लॉइड, स्पर्म हस्पर्म। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना? 23। इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या? 23। और ये जो बबुआ हो रहा है इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या? 23 और 23 46, यानी 23 पेयर। और इसे बोलते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड
तब बताइए जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड। ओवा क्या है? हैप्लॉयड। स्पर्म क्या है? समझ में आ रहा है? तो ये डिप्लॉयड हुआ। ये जो डिप्लॉयड एंडोमेट्रियम लाइन में चला जाता है। कितने लोगों को याद नहीं था जी ये? याद याद ऐसे थोड़ी याद रहेगा, पूछते तो जवाब ही नहीं आता है। ऑप्शन क्या चाहिए तुमको? चलो जिसको उतारना है इसको उतार लो, जो क्लास नहीं किया होगा, छूट गया होगा सेल, ये उतार लेना। क्या हो रहा है जी तुम लोग को? हाँ, क्या पूछ रहा है वो? तू उसका क्वेश्चन तू क्या, बोलो क्या बोलो, बोलो बोलो। तो गला तो तू हमको क्या पूछ रहा है? सर सर कर रहा है, वो नहीं बोल रहा तो मत बोलो। क्या बोल रहा है बोलो। हाँ तो ऐसे बोलो ना, जुड़वा बच्चा कैसे होता है? ये क्वेश्चन ये क्या है? जेन्युइन क्वेश्चन है ये। क्या है? जेन्युइन क्वेश्चन है ना जी। तो इसमें ही क्या कर रहा है? जुड़वा का या तीसरा चौथा हो जा रहा है और ये जुड़वे पर है। नहीं, 3 4 तक पहुंच गया। चलो इसको उतारो। इसे पूछना चाहिए कि जुड़वा कैसे होता है सर, हमको जुड़वा कैसे होगा, सब बताएंगे। है? बता देते हैं जुड़वा कैसे होता, उतार लो। देखो मन में जो भटक रही है ना वो पूछ लो, क्लियर हो जाएगा। नहीं ना तो फिर सोचते रहना कि जुड़वा कैसे हो गया, 3 गुना कैसे हो गया। हो गया। ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये नॉर्मल केस में एक ओवा और एक स्पर्म का होता है। एक ओवा और एक, क्या हुआ? ऐसे तो 2 से 3 सेंटीमीटर ओवरी का होता है, ठीक है। लेंथ भी होता है, क्या याद करना जरूरी है। चलो याद देखना, ये फर्टिलाइजेशन 2 केस में होगा। आवाज नहीं। अगर नॉर्मल स्थिति है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो एक ओवा एक स्पर्म के साथ, एक ओवा एक स्पर्म के साथ। लेकिन जब ट्विंस का सेंस आता है, ट्विंस मतलब क्या? जुड़वा। ये 2 स्थिति बनती है। ये एक तो आइडेंटिकल बनेगा, आइडेंटिकल, या दूसरा स्थिति बनेगा नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहने का अर्थ हुआ एक जैसा चेहरा, जुड़वा है लेकिन एक जैसा, और जुड़वा है लेकिन एक जैसा नहीं है, ये भी बनता है। तो आइडेंटिकल में या तो दोनों जुड़वा है तो दोनों लड़का होगा, या दोनों लड़की होगी, ये कंफर्म है। या तो दोनों बॉय होगा, या बॉय या दोनों गर्ल्स होगी। क्या? जब आइडेंटिकल हो रहा है तो। नॉन आइडेंटिकल में भी जुड़वा होता है, लेकिन इसमें बॉय गर्ल्स या गर्ल्स बॉय की संभावना होती है। कब? जब नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल स्थिति कब बनती है? जब एक ओवा 2 स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाए। नहीं समझे? समझ में आ रहा है? एक ओवा 2 स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाए तो उसमें आइडेंटिकल सेंस बनता है, और उसमें ट्विंस जो होते हैं एक जैसा होने की संभावना होती है। लेकिन जब ये डिवाइड कर जाता है तो ये भी ट्विंस होता है, लेकिन नॉन आइडेंटिकल बन जाएगा। समझ में आ रहा है?
क्या बनेगा? नॉन आइडेंटिकल, यानी जुड़वा है लेकिन फेस मिलेगा नहीं। फेस हल्का फुल्का मिल सकता है, लेकिन कभी तो देखो ये भाई है कि तुम आए थे कलर एकदम सेम एक जैसा, नहीं तो वो आइडेंटिकल हो गया, यानी एक जैसा एकदम सेम। तो कहने का अर्थ हुआ ओवा तो एक ही है ना बाबू, स्पर्म क्या 200 से 300 मिलियन है। रेयर केस क्या होता है, एक स्पर्म एक ओवा के साथ फर्टिलाइज होता है, लेकिन ऐसा भी होता है रेयर केस में। और ये देख लो कि अगर मान लो अभी देखो हाल फिलहाल में कि अगर फैमिली में किसी का है तो उसका आगे भी हो जाएगा, होता है ना, लेकिन ये जेनेटिक नहीं है, लेकिन ये चीजें देखने को आया है। ठीक है, मान लीजिए फैमिली में किन्हीं को हुआ है तो आगे भी जनरेशन में जुड़वा आ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर यही होता है कि स्पर्म की संख्या दो स्पर्म जो है एक ओवा के साथ फर्टिलाइज हो गया, तो ये केस कैसा बनता है, ट्विंस का। और ट्विंस भी दो तरीके से होते हैं, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। ये सब लिखना मत, समझना। और क्वेश्चन बोलो, और किन्हीं क्वेश्चन है? नहीं तो लिखो नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र धर्म। मासिक चक्र धर्म 28 दिन का होता है। मासिक चक्र धर्म 28 दिनों का होता है। देखो यहां पे समझना, ये स्टार्ट होता है पहला दिन से, कंप्लीट होता है 28वां दिन। पहला दिन से स्टार्ट हो गया, कंप्लीट 28वां दिन। इसको अगर फेज में डिवाइड करते हैं, फेज ऐसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फेज में डिवाइड करते हैं तो एक से जो 5वां दिन होता है, एक से 5वां दिन, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, सॉरी मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, ये फेज स्टार्ट ही होता है 5वां से 13 दिन होता है, ये प्री ओव्यूलेटरी फेज कहलाता है। प्री ओव्यूलेटरी फेज, इस फेज में एंडोमेट्रियम जो लाइन है वो बनने रेडी हो जाता है, बनने के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, ये प्री ओव्यूलेटरी। और जो यहाँ 14 है, ये 14 जो है ऐसे बोला जाता है 14 से 16 डेज, ये ओव्यूलेशन पीरियड होता है। ओव्यूलेशन समझते हैं ना, अंडोत्सर्जन, इसे बोलते हैं अंडोत्सर्जन। कब? 13 दिन के बाद। और ये ज्यादा दिन तक नहीं रहता, 16 दिन तक रहता, मतलब कहने का 14, 15, 16, ये ओव्यूलेशन पीरियड कहलाता है। इसमें फर्टिलाइजेशन होने की चांस 99.99999%, 100% कुछ तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन होने की चांस बहुत ज्यादा होती है। अगर इस डे में स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होने की चांस बहुत ज्यादा, कंसीव होने की चांस बहुत ज्यादा। और डेट कितना होना चाहिए? 14, 15, 16, याद कर लो। नहीं, चलो यहां आगे। अब यहां देखो, ये जो है, अब इसके बाद स्टार्ट होता है प्री ओव्यूलेशन। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यही याद रखना है। पहला 1 से 5 दिन क्या? मेंस्ट्रुअल फेज। 5 से 13 दिन प्री ओव्यूलेटरी फेज। और 14, ये मेन 14 डेज को बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज। इसको याद रखना, ओव्यूलेटरी फेज। 14 डेज को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी। और 14 से 16 को बोला जाता है ओव्यूलेशन पीरियड, अंडोत्सर्जन। अंडोत्सर्जन को एक दिन नहीं होता, कितना दिन हुआ? 3। लेकिन 40 डेज को क्या बोले? ओव्यूलेटरी फेज। और 40 दिन के बाद जाएगा तो ये पोस्ट ओव्यूलेटरी कहलाएगा, पोस्ट ओव्यूलेटरी। देखो यहां समझना, इस पीरियड में हार्मोन सबसे कम, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इस स्थिति में ग्लाइफिन, जो ग्राइफिन फॉलिकल जो होती है,
वह पूरा डेवलप कर जाता है इसमें, ठीक है। और इस स्थिति में फर्टिलाइजेशन होने के लिए रेडी हो जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एंडोमेट्रियम लाइन में इसके बाद स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा और वही लास्ट में 27 से 28वां दिन क्या ब्लास्ट होता है, फट जाता है और ब्लीडिंग के रूप में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फिर 28वां दिन से स्टार्ट हो जाता है क्या, पहला दिन। फिर इसी तरह से चलते रहता है। समझ में आया, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का, 1 से 28वां दिन। 1 से 5 दिन को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। 5 से 13 दिन प्री ओव्यूलेटरी फेज। 14वां दिन ओव्यूलेटरी फेज। 14 से 16 दिन ओव्यूलेशन, अंडोसर्जन। और इसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी, यानी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइन क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। एंडोमेट्रियम लाइन क्या है, बताए थे ना, क्या बताए थे, एंडोमेट्रियम लाइन यूट्रस की सबसे आंतरिक दीवार। चलिए बस, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको लिख लो, लिखवा देते हैं। लिखिए यहां पर, मासिक चक्र धर्म 28 दिन का होता है। मासिक चक्र धर्म 28 दिनों का होता है। देखिएगा, पहला 1 से 5वां दिन, ये स्केल बना लो, 1 से 28 दिन। लिखिएगा, 1 से 5वां दिन को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज देख के लिखो, मेंस्ट्रुअल फेज। 1 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है। दूसरा लिखना, 5 के बाद 5 से 13, 5 से 13 को बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज 5 से 13 के बीच प्री ओव्यूलेटरी फेज कहलाता है। अभी जहां बता रहे वहां लिखो ना जी, फिर बाद में पूछोगे। 5 से 13 के बीच में क्या, प्री ओव्यूलेटरी। 13 के बाद कौन सा दिन, 14। 14 को बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज। 14 डेज ओव्यूलेटरी फेज कहलाता है। यहां 15 छूट गया, लिख लेना 15। अब ये जो 15-16 है, 14 भी लिख सकते हैं, ये 15-16 है, ये ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन यानी अंडोसर्जन। अंडोसर्जन। और इसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज स्टार्ट हो जाती है। यानी 16 दिन के बाद 17वां दिन से 28 दिन कौन सा फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी। समझ में आ गया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का, 28। चलिए अब क्या क्या बताएं, चलो आ जाओ यहां। याद हो गया सबको, बताइए। मेल ग्लैंड कितने, मेल ग्लैंड तीनों का नाम। पहला क्या, सेमिनाइकल विसाइकल, ये क्या बना रहा, म्यूकस। म्यूकस का काम क्या, स्पर्म को डायरेक्शन देना। प्रोस्टेट ग्लैंड पेट्रिक एसिड क्या देता है, मोशन। और बलवत्रा ग्लैंड फ्रक्टोज बनाएगा, क्या देगा, एनर्जी। स्पर्म के साथ क्या मिला, म्यूकस, पेट्रिक, फ्रक्टोज, क्या बोलेंगे, सीमेन। क्या बोलेंगे, सीमेन में शुक्राणु की संख्या कितना, 200 से 300, ठीक है। चलो यहां तक एक पॉइंट और लिख लेना, बताए थे नर नसबंदी को क्या बोलते हैं, वैस्कोटोमी। आप फीमेल नसबंदी में इस एम्पुला को काट के बांध दिया जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। तो लिख लीजिएगा नेक्स्ट,
नसबंदी किसका? फीमेल का नसबंदी टीबकटोमी कहलाता है। टीबकटोमी। अब 15 से 20 मिनट कल और चर्चा करेंगे और उसके बाद नया चैप्टर। फीमेल का नसबंदी क्या कहलाएगा? टीबकटोमी। और मेल का नसबंदी लिखवाए थे ना, वैस्कोटोमी। वैस्कोटोमी। चलिए, जितना बताए हैं सब याद करके आइएगा कल। आज इतना